चलिए आज गोता लगाते हैं 20वीं सदी की कला की दो बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग लहरों में, जंगलवाद और भविष्यवाद। हमारे पास जो नोट्स हैं वे इन दोनों कला आंदोलनों के बारे में हैं, तो हमारा काम है कि इन नोट्स के पीछे जो कहानी छिपी है उसे बाहर निकालें। मतलब वो क्या थे, क्यों जरूरी थे, और आज भी हमारे लिए उनके क्या मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहानी को समझने के लिए उस समय की दुनिया को सोचना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी और कला की दुनिया में जैसे एक भूचाल आया हुआ था। सही। सदियों से कलाकार दुनिया को हूबहू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा दिखता है वैसा बनाओ। लेकिन अब एक नई पीढ़ी आई जो कह रही थी बस बहुत हुआ। अच्छा। जंगलवाद और भविष्यवाद दोनों ही उस बगावत के बच्चे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ने बगावत के लिए बिल्कुल अलग हथियार चुने। एक ने रंगों को चुना तो दूसरे ने रफ्तार को। वही तो फिर चलिए पहली बगावत से शुरू करते हैं, रंगों वाली बगावत से। फॉव्स, इसका नाम ही इतना नाटकीय है। फॉव्स मतलब जंगली जानवर। ऐसा क्यों? किसने कहा इन्हें जंगली जानवर? ये नाम एक कला समीक्षक ने गुस्से और मजाक में दिया था। 1905 में पेरिस में एक प्रदर्शनी लगी जहां हेनरी मैटिस और उनके साथियों ने अपनी पेंटिंग्स लगाई थीं। और जब समीक्षक ने उन पेंटिंग्स को देखा तो उसका मतलब सिर चकरा गया। उसने पहले कभी ऐसे रंग नहीं देखे थे। जैसे? सोचिए, एक पेंटिंग में चेहरा हरा है, पेड़ लाल है और आसमान पीला। उसे लगा कि ये कलाकार रंगों का इस्तेमाल जिस बेपरवाही और उग्रता से कर रहे हैं वो किसी सभ्य समाज का काम नहीं बल्कि जंगली जानवरों का है। बिल्कुल। और बस वहीं से ये नाम चिपक गया। वाह, मतलब उनका मकसद दुनिया को जैसा है वैसा दिखाना नहीं था। तो फिर क्या था? नोट्स में एक सीधा सा फॉर्मूला है, चमकीले रंग प्लस सरल रूप प्लस भावनात्मक अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो महसूस करते थे उसे रंग देते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए रंग सच्चाई बताने का नहीं बल्कि भावनाएं बताने का जरिया था। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार रंगों का डिब्बा खोले और बस मजे के लिए रंग लगाना शुरू कर दे। हाँ, ये सोचे बिना कि घास हरी ही होनी चाहिए। सही कहा। वो नियम नहीं, अपनी खुशी और अपने एहसास को फॉलो कर रहा है। जंगलवादी कलाकार भी यही कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर मुझे ये पेड़ देखकर खुशी से लाल रंग लगाने का मन कर रहा है तो मैं लाल ही लगाऊंगा। इसी सिलसिले में हेनरी मैटिस की मशहूर पेंटिंग वुमन विद अ हैट का नाम आता है। लेकिन जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो महिला के चेहरे पर हरे, पीले, नीले धब्बे हैं। ये तो किसी को सुंदर दिखाने का तरीका नहीं लगता। नहीं लगता। क्या यही वो जंगलीपन था जिस पर लोग इतना चौंक गए थे? बिल्कुल यही था। 1905 में जब लोगों ने इसे पहली बार देखा तो वो सचमुच हैरान और नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि ये उस महिला का अपमान है। अच्छा। लेकिन मैटिस उस महिला की चमड़ी का रंग नहीं दिखा रहे थे। वो उस पल में उस महिला को देखकर जो कुछ भी महसूस कर रहे थे, उसकी शख्सियत, रोशनी का असर, अपनी भावनाएं, उन सबको रंगों के जरिए कैनवास पर फेंक रहे थे। हाँ, वो एक तरह से भावनाओं का पोर्ट्रेट बना रहे थे, शक्ल का नहीं। तो ये सिर्फ मैटिस ही कर रहे थे या और भी कलाकार थे? नोट्स में आंद्रे डेरन और मॉरिस व्लामिंग्स के नाम भी हैं। हाँ, वे भी इस आंदोलन के बड़े स्तंभ थे। आंद्रे डेरिन की एक पेंटिंग है लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज। अब सोचिए लंदन की तस्वीर कैसी होती है, धुंधली, ग्रे, भूरे रंग की, है ना? बिल्कुल। लेकिन डेरेन ने लंदन ब्रिज और थेम्स नदी को चमकीले नीले, चटक हरे, नारंगी और पीले रंगों से रंग दिया। उन्होंने लंदन के एक उदास से दिखने वाले दृश्य को एक रंगीन जश्न में बदल दिया। वाह। इसी तरह मॉरिस व्लामिंग तो और भी ज्यादा उग्र थे। वो कहते थे कि मैं रंगों को सीधा ट्यूब से निचोड़कर कैनवस पर लगाता हूँ बिना मिलावट के। उनकी पेंटिंग्स में आपको रंगों की कच्ची बेपरवाह ऊर्जा साफ दिखती है। दिलचस्प है। तो ये सब कुछ कलाकार की अंदरूनी दुनिया के बारे में था, उनकी भावनाओं के बारे में। लेकिन क्या उसी समय कोई ऐसा भी आंदोलन था जो ठीक उसका उल्टा कर रहा था? मतलब जो बाहर की दुनिया की रफ्तार और शोर से प्रेरित था? बिल्कुल। और वो आंदोलन इटली में पनप रहा था। जहां फ्रांस के कलाकार अपनी भावनाओं में गोता लगा रहे थे, वहीं इटली के कलाकार बाहर की दुनिया को देखकर बेचैन हो रहे थे। अच्छा। और इसी बेचैनी से जन्म हुआ भविष्यवाद का 1909 में। ये जंगलवाद से आप कह सकते हैं 18 डिग्री अलग था। इनका ध्यान था मशीन युग, गति, ऊर्जा, यहाँ तक कि हिंसा और आधुनिकता पर। उनका एक नारा था, पास्ट इज डेड, अतीत मर चुका है।
वे संग्रहालयों पुस्तकालयों के जला देना चाहते थे। ये तो बहुत कट्टरपंथी सोच लगती है। पुरानी हर चीज से इतनी नफरत क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस समय के इटली को समझना होगा। इटली अपने शानदार अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। रोमन साम्राज्य, पुनर्जागरण, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। एक महान इतिहास। और भविष्यवादियों को लगता था कि यही महान इतिहास इटली को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वे इस मरे हुए अतीत से पीछा छुड़ाकर इटली को एक आधुनिक औद्योगिक ताकत के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए वे मोटर कार, ट्रेन, फैक्ट्री, इन सब के दीवाने थे। बिल्कुल। उन्हें कला में भी यही रफ्तार और यही ऊर्जा चाहिए थी। ठीक है, पर यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है। एक पेंटिंग या मूर्ति तो स्थिर होती है, आप एक रुकी हुई चीज में रफ्तार या गति कैसे दिखा सकते हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। यही भविष्यवादियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और इसी का हल निकालने में उनकी कला की खासियत छिपी है। उन्होंने कुछ नई तकनीकें निकाली, जैसे रिपीटेड फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज को बार बार बनाना। इसका कोई उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है जियाकोमो बाला की पेंटिंग डायनामिज्म ऑफ अ डॉग ऑन अ लीश। हाँ, मैंने ये पेंटिंग देखी है। इसमें एक छोटी सी कुतिया अपनी मालकिन के साथ चल रही है। सही। लेकिन ध्यान से देखिए, आपको उस कुतिया के 4 पैर नहीं बल्कि 20 पैर दिखेंगे, एक के पीछे एक, धुंधले से। हाँ, और उसकी पूंछ भी एक नहीं है। उसकी पूंछ एक नहीं बल्कि हवा में लहराती हुई कई पूंछें हैं। मालकिन के पैर और जमीन पर चलती हुई चेन भी कई बार बनी है। बाला ने एक ही फ्रेम में जैसे एक स्टॉप मोशन एनिमेशन बना दिया है। अच्छा। आप एक कुतिया को नहीं देख रहे, आप उस कुतिया के चलने की क्रिया को देख रहे हैं। वो गति का एहसास पैदा कर रहे हैं और यही भविष्यवाद का जादू था। वाह, मतलब वो एक ही फ्रेम में पूरी टाइमलाइन दिखा रहे थे। ये सोचना भी कमाल है। लेकिन मुझे एक बात अब भी समझ नहीं आई। नोट्स में एक मूर्ति का भी जिक्र है, उम्बर्टो बुच्चोनी की यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। अब एक मूर्ति तो पत्थर या कांसे की बनी पूरी तरह से स्थिर होती है, उसमें गति कैसे दिखाई जा सकती है? ये एक शानदार सवाल है और बॉक्चोनी का काम इसी का जीनियस जवाब है। जब आप उस मूर्ति को देखते हैं तो वो एक इंसान जैसी दिखती है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन बॉक्चोनी ने सिर्फ इंसान का शरीर नहीं बनाया है, उन्होंने उस हवा को भी तराशने की कोशिश की है जिसे वो इंसान चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। मूर्ति की सतह चिकनी नहीं है बल्कि लहरदार है, जैसे तेज हवा उसके शरीर से टकराकर पीछे जा रही हो। अच्छा, तो वो जो लहरें हैं वो हवा है? हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि वो आकृति कांसे की नहीं बल्कि गति की बनी है, जो बस एक पल के लिए जम गई है। आप उस स्थिर मूर्ति में भी एक जबरदस्त रफ्तार और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन भविष्यवाद सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं था, इसका एक राजनीतिक पहलू भी था जो काफी खतरनाक लगता है। नोट्स में फिलिपो टमारो मैरिनेट्टी के घोषणा पत्र का जिक्र है, जिसमें युद्ध का महिमा मंडन किया गया है। हाँ, और ये भविष्यवाद का सबसे स्याह पहलू है। मैरिनेट्टी का घोषणा पत्र सिर्फ कला के बारे में नहीं था, वो समाज और राजनीति के लिए एक आह्वान था। उसमें क्या था? उसमें लिखा था, युद्ध ही दुनिया की एकमात्र स्वच्छता है। वो आक्रामकता, राष्ट्रवाद और हिंसा का जश्न मनाते थे। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी। मतलब भविष्यवाद की यही विचारधारा आगे चलकर इटली में मुसोलिनी के फांसीवाद के उदय से सीधे तौर पर जुड़ गई। ये एक चेतावनी है कि कैसे कला भी विनाशकारी राजनीतिक विचारों का हथियार बन सकती है। तो अगर हम इन दोनों आंदोलनों को आमने सामने रखें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। एक तरफ फ्रांस में 1905 में शुरू हुआ जंगलवाद और दूसरी तरफ 4 साल बाद 1909 में इटली में भविष्यवाद। दोनों अलग अलग सांस्कृतिक माहौल में पनपे। बिल्कुल। फ्रांस जो कला का मक्का था, वहां कलाकार कला की अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे थे, रंग, रूप, भावना। जबकि इटली जो औद्योगिक रूप से पिछड़ा महसूस कर रहा था, वहां कलाकार आधुनिकता और टेक्नोलॉजी को लेकर बेचैन थे। और उनका फोकस भी एकदम उल्टा था। जंगलवाद का फोकस था कलाकार की भीतरी दुनिया। हाँ, उसकी भावनाएं, उसके एहसास, जिन्हें वो चमकीले रंगों से दिखा रहा था। और भविष्यवाद का फोकस था बाहरी दुनिया, दौड़ती कारें, चमकते शहर, फैक्ट्रियां। वे दुनिया की बाहरी ऊर्जा और रफ्तार को पकड़ना चाहते थे। एक तरह से एक आंदोलन मन की गति को दिखा रहा था और दूसरा मशीन की गति को। कलाकारों के काम में भी यही दिखता है।
एक तरफ मातिस और डेरेन है जो प्राकृतिक दृश्यों या पोर्ट्रेट में अपनी भावनाओं के रंग भर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोकचौनी और बाला हैं जो एक कुत्ते के चलने या एक साइकिल सवार की रफ्तार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और उनकी शैली में भी जमीन आसमान का फर्क है। जंगलवाद में आपको बोल्ड, बिना मिलावट वाले रंग और सरल आकृतियां दिखती हैं। ब्रश के निशान साफ दिखते हैं, जैसे पेंटिंग बहुत जल्दी और जोश में बनाई गई हो, ताकि गति का भ्रम पैदा हो सके। दोनों ही परंपरा की जंजीरें तोड़ रहे थे, पर एक दिल की बात कर रहा था और दूसरा दुनिया की रफ्तार की। सही। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि 20वीं सदी की शुरुआत में कला सिर्फ सुंदर चित्र बनाने का नाम नहीं रह गई थी। ये विचारों, दर्शन और क्रांतियों का मैदान बन चुकी थी। जंगलवाद ने कला को भावनाओं की एक नई जुबान दी। उसने कलाकारों को ये आजादी दी कि वे दुनिया को वैसा चित्रित करें जैसा वे महसूस करते हैं, न कि जैसा वो दिखती है। और भविष्यवाद ने कला को भविष्य की रफ्तार से जोड़ दिया। उसने कला के कैनवस पर पहली बार मशीनों, शहरों और टेक्नोलॉजी को नायक बनाया। सही। दोनों ने मिलकर आने वाले समय की कला के लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका असर हम आज भी हर जगह देखते हैं। जंगलवाद के रंगों की बोल्डनेस आपको आज के ग्राफिक डिजाइन और फैशन में दिखेगी। अच्छा। और भविष्यवाद की गति और ऊर्जा का प्रभाव कॉमिक्स से लेकर एक्शन फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी तक में महसूस किया जा सकता है। ये सब सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। आज की डिजिटल दुनिया को देखिए। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेकंडों में कला बना रहा है। जानकारी की रफ्तार इतनी तेज है जितनी कभी नहीं थी। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू पर हावी है। क्या हम एक नए डिजिटल भविष्यवाद के दौर में जी रहे हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ हमारी भावनाएं अब असल दुनिया से ज्यादा ऑनलाइन अवतारों, मीम्स और सोशल मीडिया पर बड़े जटिल तरीकों से व्यक्त हो रहे हैं। तो क्या इन नई डिजिटल भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए हमें एक नए जंगलवाद की जरूरत नहीं होगी?